Assalamu alaikum. My name is Hadia Zahoor and I have recently qualified CSS 2024 and been allocated to Pakistan Administrative Service bearing fifth position all over Pakistan. Along with that, I have also qualified CSS 2025 and PMS 2023. So, आज जो हमारी ये बेसिक स्लाइड्स हैं दैट वुड बी कवरिंग कि किस तरह से करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स का जो सिलेबस है वो सॉर्ट ऑफ ओवरलैप करता है। और अगर हम देखें तो करंट अफेयर्स का जो हमारे पास सिलेबस है वो ना सिर्फ आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी में हेल्प आउट कर रहा होता है बल्कि इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ योर पाकिस्तान अफेयर्स एज वेल। और आपके एसए का जो बहुत सारा कंटेंट है वो आपका करंट अफेयर्स में से प्रिपेयर हो रहा होता है। सो इन दिस कोर्स अगर हम देखें करंट अफेयर्स को हम दो सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। फर्स्टली इट इज़ द कवरेज ऑफ योर होल सिलेबस जो कि आपको एफपीएससी ने जो है वो प्रोवाइड किया गया है अपनी वेबसाइट पे। एक हम जो है वो इस कोर्स में उस चीज़ को कवर करते हैं एंड द सेकेंड थिंग दैट वी वुड बी कवरिंग इज़ द अपडेटेड इवेंट्स जो कि आपके 2027 के एग्जाम्स तक जितने भी आपके जो इवेंट्स होते हैं करंट अफेयर्स के उनको अपडेटेड फॉर्म में आपको प्रोवाइड किया जाता है। सो दिस कोर्स वुड बी फोकसिंग ऑन बोथ कवरेज ऑफ योर होल सिलेबस एज वेल एज द अपडेटेड इवेंट्स, ताकि ना सिर्फ आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी हो जाए बल्कि उसके साथ आपकी पाकिस्तान अफेयर्स और जो एसए का जो पूरा करंट अफेयर्स बेस्ड टॉपिक्स आते हैं उनकी भी आपकी तैयारी हो जाती है। प्लस इस कोर्स की एक्सेस आपको अपने 2027 के एग्ज़ाम्स तक होगी। आप उसको जो है वो अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं और आपका जो जितने भी इवेंट्स इंटरनेशनल नेशनल या फिर ग्लोबल डोमेस्टिक इवेंट्स अगर कोई नए होते हैं या कोई उनमें डेवलपमेंट होती है तो वो भी आपको नोट्स में अपडेशन साथ साथ मिलती रहेगी। सो अगर हम अपना सिलेबस या कंटेंट देखते हैं तो हमने जो है वो चीज़ें जो डिस्कस करनी है वो हमारे पास है कि आपकी करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करते हुए या फिर आप पाकिस्तान अफेयर्स को भी हम साथ ही लेके चलते हैं क्योंकि दोनों का कंटेंट वगैरह सेम होता है और प्रिपरेशन मेथडोलॉजी भी सम हाउ सेम होती है। तो आपकी कोर फिलॉसफी और स्कोरिंग ट्रेंड्स टारगेट्स कौन कौन से होने चाहिए कि आपने इन दोनों सब्जेक्ट्स में स्कोर कितना लेना है, ठीक है। सेकेंड चीज़ जो है वो सिलेबस कैटेगराइजेशन और सिलेबस की डोमेन्स कौन कौन सी हैं। सो हम ये दो चीज़ें देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि आपकी एसेंशियल रीडिंग्स कौन कौन सी होनी चाहिए, कौन कौन से ऑथेंटिक सोर्सेज हैं, कौन कौन से ऑथेंटिक थिंक टैंक्स या फिर जर्नल्स वगैरह हैं जो कि आपने अपनी प्रिपरेशन के दौरान में कंसल्ट करने हैं। देन आपकी एडवांस प्रिपरेशन मेथडोलॉजी क्या होनी चाहिए। देन हम फोकस करेंगे आपकी नोट्स मेकिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आपने नॉलेज अपने को किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है और पेपर में प्रेजेंट किस तरह से करने हैं। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने अपने पेपर को अटेम्प्ट किस तरह से करना है। अच्छा, अब करंट अफेयर्स का और पाक अफेयर्स का पेपर दोनों को अटेम्प्ट करते हुए सम हाउ माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। वो हम देखेंगे कि वो डिफरेंस उनमें किस तरह से होता है और किस तरह से दोनों पेपर्स को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और आपकी 80 मार्क्स स्ट्रेटजी कैसे किस तरह से आप 80 मार्क्स आप अपने पर सब्जेक्ट में ले सकते हैं। देन आपने अपने करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर को डिफ्रेंशिएट किस तरह से करना है। सो हम वन बाय वन एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि आपका जो करंट अफेयर्स है आप उसमें अपने मैक्सिमम मार्क्स किस तरह से ले सकते हैं। सो अगर हम कोर फिलॉसफी और स्कोरिंग टारगेट्स या स्कोरिंग ट्रेंड देखते हैं तो हमें यूनिफाइड अप्रोच को लेकर चलना पड़ेगा। यूनिफाइड अप्रोच का मतलब ये है कि जो आपका करंट अफेयर्स का सब्जेक्ट है और आपका पाकिस्तान अफेयर्स का सब्जेक्ट है आप उनको 100 मार्क्स का कंसीडर मत करें, लाइक 100 मार्क्स, आप इनको 200 मार्क्स का कंसीडर करें कि आप एक ही दफ़ा एक ही कंटेंट प्रिपेयर करें। उसमें अगर आपका करंट अफेयर्स का टॉपिक आ रहा है तो उसी में से आप करंट अफेयर्स का पेपर अटैम्प्ट कर लें और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। उसी तरह से अगर पाकिस्तान अफेयर्स में है तो आप उसी में से पाकिस्तान अफेयर्स का अटैम्प्ट कर लें। सो करंट अफेयर्स को और पाकिस्तान अफेयर्स को आप एक यूनिफाइड अप्रोच के थ्रू अपना पूरा साल जो आपने तैयारी करनी है उसको इस तरह से लेके चलें। आप उसको कंसीडर करने के आपका 200 मार्क्स का जो है वो सब्जेक्ट है, क्योंकि बहुत सारे जो टॉपिक्स होते हैं वो हमारे ओवरलैप कर रहे होते हैं। एक कंसोलिडेटेड अप्रोच होनी चाहिए और एक आपने कोई भी टॉपिक है आपने उसको होलिस्टिक वे से प्रिपेयर करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें पाकिस्तान अफेयर्स के सिलेबस में आपके पास एक टॉपिक है इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो अभी 2023 में डेवलपमेंट होने से पहले वो टॉपिक आपका पाकिस्तान अफेयर्स का टॉपिक था, ठीक है। जैसे ही 7 अक्टूबर 2023 में जो है वो हमास इजराइल वॉर स्टार्ट होती है तो उसमें क्या होता है कि अब वो करंट डेवलपमेंट्स होना स्टार्ट हो गई। फिर उसके बाद अगर हम करंट ईयर में देखते हैं तो ट्रंप का 20 प्लान, पीस प्लान पॉइंट्स वगैरह वो सारी चीज़ें आई तो वो आपका करंट अफेयर्स का टॉपिक हो गया। सो अगर आप देखें तो ब्रॉडली आपका टॉपिक वो पाकिस्तान अफेयर्स का था, उसमें डेवलपमेंट्स करंट डेवलपमेंट्स हुई तो वो आपका करंट अफेयर्स का टॉपिक बन गया।
सो इस बेस पे हम उसको कहते हैं कि ये आपकी इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए इन दोनों सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए. सो द सेकेंड थिंग इज़ कि आपका 60 मार्क्स का थ्रेशोल्ड होना चाहिए कि आपने इन दोनों सब्जेक्ट्स में पर सब्जेक्ट आपने 60 मार्क्स लेने हैं. क्योंकि अगर आप पर सब्जेक्ट 60 मार्क्स लेते हैं, और ये बहुत ही ईजी है, मतलब 60 मार्क्स बहुत आराम से आप ले सकते हैं अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, अपनी थोड़ी सी एफर्ट इसमें पुट करते हैं, तो आपके लिए बहुत आसानी से इसमें 60 मार्क्स लेना, बल्कि इससे भी ज़्यादा अच्छे मार्क्स आपके आ सकते हैं. सो उससे क्या होगा कि आपकी पैस, पीएसपी, एफएसपी जो आपकी डिज़ायर्ड एलोकेशन है वो आपके पास होगी अगर आप उसमें 60 प्लस मार्क्स या 60 मार्क्स आप दोनों सब्जेक्ट्स में लेते हैं. लाइक 60 इज इक्वल टू 120, और 120 प्लस मार्क्स जो हैं वो आपके डिज़ायर्ड एलोकेशन की तरफ आपको ले जाते हैं. सो इस तरह से क्या होगा कि आपको पर क्वेश्चन 12 मार्क्स का टारगेट रखना पड़ेगा. 12 आउट ऑफ 20, यानी कि 20 में से आपको 12 मार्क्स लेने पड़ेंगे फॉर योर डिज़ायर्ड एलोकेशन. तो आपको तैयारी भी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी, क्योंकि जो रेस्ट ऑफ द एस्पायरेंट्स हैं या जो आपके कंपैटिटर्स हैं वो जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं, आपको उनके जोन में जाके उनको वहाँ पे उस तरह से डिफीट करना होता है. सो द थर्ड थिंग इज़ कि आपका जो करंट अफेयर्स का सब्जेक्ट होता है वो बेसिकली जीके क्लस्टर में आता है. जीके क्लस्टर में आपके 3 सब्जेक्ट्स होते हैं. Firstly, your general science and ability. The second one is your current affairs, and the thirdly, it is your Pakistan affairs. So, collectively आपने इन तीनों सब्जेक्ट्स में आउट ऑफ 300 जो है वो आपने 120 मार्क्स लेने होते हैं आप पास करने के लिए. बट फॉर योर टॉप एलोकेशन, जैसा कि हमने अभी देखा कि आपको 60 मार्क्स पर सब्जेक्ट लेने हैं. सो 60 प्लस 60 प्लस 60 आपके जर्नल साइंस एंड एबिलिटी में, 60 आपके करंट अफेयर्स में, एंड 60 आपके पाकिस्तान अफेयर्स में इज इक्वल टू 180 फॉर योर डिज़ायर्ड एलोकेशन. सो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके जो करंट अफेयर्स का सब्जेक्ट है या जो करंट अफेयर्स की कवरेज है, सिलेबस की, डोमेन्स की, कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट हम देखें तो जैसे कि हमने पीछे भी डिस्कस किया पिछली स्लाइड्स में भी कि करंट और पाकिस्तान अफेयर्स को हम इकट्ठा लेके चलेंगे सॉर्ट ऑफ. ठीक है, तो आपने क्या करना है कि जो आपका सिलेबस है उसको आपने वेरियस डोमेन्स में ब्रेक कर लेना ताकि आपकी दोनों सब्जेक्ट्स की तैयारी अलाइंड हो, स्कीमेटिक वे से आप उसको लेके चल रहे हो, टारगेटेड स्टडी हो आपकी. उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक पोर्शन अपना प्री पार्टीशन का कर देते हैं जो कि आपकी 712 से 1947 तक, इसमें सारा जो आपका एरा है, जो डेवलपमेंट्स होती हैं वो सारी आप इसमें कवर कर रहे होते हैं. अब प्री पार्टीशन का एरा, बहुत सारे लोग इसकी जो सिग्निफिकेंस है उसको उस तरह से कंसीडर नहीं कर रहे होते. बहुत सारे बच्चे इसको स्किप कर देते हैं, बट इट प्लेस अ ग्रेट रोल इन योर इंटरव्यू एंड फॉर पीएमएस पंजाब. पीएमएस पंजाब में अगर हम देखें तो पाकिस्तान स्टडीज़ का जो पेपर होता है उसमें मेजर पोर्शन इसी में से आ रहा होता है आपका. सो आपने प्री पार्टीशन को कभी भी स्किप नहीं करना. प्लस हम तो करंट अफेयर्स का मॉड्यूल डिस्कस कर रहे हैं, करंट अफेयर्स की तैयारी की बात कर रहे हैं. सो आप देखें कि अगर आपको फाउंडेशनल नॉलेज नहीं है, पाकिस्तान कैसे बना, पाकिस्तान की बेसिस क्या थी, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी क्या थी, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के डिटर्मिनेंट्स क्या थे, तो आप आगे करंट अफेयर्स को किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ठीक है, सो करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी फाउंडेशन, आपका जो बेसिक नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए. सो बेसिक नॉलेज को स्ट्रांग करने के लिए प्री पार्टीशन प्लेज अ ग्रेटर रोल. सो आपने प्री पार्टीशन को स्किप नहीं करना. प्री पार्टीशन में अब ऐसा भी नहीं है कि आपने पूरी प्री पार्टीशन को देखना है. मेन इवेंट्स हैं, आप मेन इवेंट्स की टाइमलाइन को प्रिपेयर कर लें. आपका जो हिस्टोरिकल ओवरव्यू है या आप उसको सारा जो है वो डिटेल में अच्छे से कर लें. जैसे कि आपके पास वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, आपके पास लखनऊ पैक्ट है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ का रूल है, इस तरह से बहुत छोटे छोटे और भी इवेंट्स हैं, तो आपने वो प्रिपेयर कर लेने हैं जो कि आपकी बेस बनाने में आपको हेल्प आउट करेंगे. द नेक्स्ट जो पार्ट है वो हमारे पास है पोस्ट पार्टीशन. पोस्ट पार्टीशन आपका 1947 से ऑनवर्ड जो हमारा करंट पीरियड, करंट ईयर, करंट एरा, करंट सेंचुरी जो भी हमारी चल रही है वहाँ तक आपकी जो चीज़ें आती हैं वो आपकी पोस्ट पार्टीशन में आती हैं. पोस्ट पार्टीशन में जो आपका फोकस होता है वो पॉलिटिकल हिस्ट्री पे होता है, या फिर इसी को पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स के सिलेबस में डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट्स का भी नाम दिया गया है. ठीक है, कि आपकी स्टेट में जो डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट्स हुई हैं वो कौन कौन सी हैं.
कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रांजिशंस का होता है फोकस, आप इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो गई, जैसा कि अभी आपकी 26th अमेंडमेंट आई, फिर आपकी 27th अमेंडमेंट जो है वो, तो ये सारी चीज़ें आपका फोकस में होती हैं। नेक्स्ट आपने अपने सिलेबस में जो थर्ड डोमेन बनानी है वो आपने बनानी है नेबर्स डोमेन, कि ये पाकिस्तान है, ठीक है। पाकिस्तान के नेबर्स कौन कौन से हैं, यहाँ से हम अगर देखें हमारे पास इंडिया है, यहाँ से हम देखें तो हमारे पास चाइना है, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास अफ़गानिस्तान है, ठीक है, और यहाँ से हमारे पास ईरान है। सो आपने पाकिस्तान के नेबर्स को, पाकिस्तान के मैप को नेबर्स के साथ रिलेट करके आपने प्रिपेयर करना है। इंडिया को हम कश्मीर के पर्सपेक्टिव में देखते हैं। अभी करंट जो इस साल में डेवलपमेंट्स हुई हैं वो क्या थी, इंडो पाक वॉर, ठीक है, जो वो कुछ दिनों की वॉर थी जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी को रिवोक कर दिया गया, और वो हमारी जो डेवलपमेंट्स थी जो है वो स्टेटमेंट्स हमारी हेड ऑफ स्टेट्स जो थे वो पास करते रहे, तो वो हमारा जो है वो कॉन्फ्लिक्ट था। फिर हमने कश्मीर को, कश्मीर के पर्सपेक्टिव में इसको हम हमेशा देख रहे होते हैं, जो आर्टिकल 370 और 35 है वो कर दिया गया था। दूसरा हमारा जो नेबर है चाइना, चाइना को हम हमेशा सी पैक के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। सी पैक का आप जैसे अगर हम फेज़ 2 देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इन है, फेज़ 2 पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से हमारा जो थर्ड नेबर है वो अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान के साथ हमारा जो टेररिज्म और टीटीपी का इशू चल रहा है, ठीक है, तो हम उसको अफ़गानिस्तान की साथ जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो टीटीपी सेंट्रिक, टेररिज्म सेंट्रिक हो जाती है। इसी तरह से फिर हमारे पास हो जाता है ईरान। ईरान के साथ भी हमारे ट्रांजिशनल रिलेशनशिप्स होते हैं, कभी हमारे बहुत अच्छे हो जाते हैं, कभी हमारे ख़राब हो जाते हैं। इसराइल पैलेस्टाइन मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ तो हमारे ईरान के साथ रिलेशनशिप समहाउ ख़राब होना स्टार्ट हो गए, एयर स्ट्राइक्स और वो सारी चीज़ें जो इवेंट्स हुए, ठीक है। ये हम सारी चीज़ें हम बारी बारी करंट अफेयर्स में अपने एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि आपने अपने सिलेबस को कैटेगराइज किस तरह से करना है, कि आप एक स्कीमेटिक वे से अपने पूरे साल जो आप तैयारी कर रहे हो उसी तरह से आप नोट्स भी बना लें, ठीक है। सो इस तरह से आपने जो है वो इस डोमेन को प्रिपेयर कर लेना है। फिर आपने जो फोर्थ सिलेबस में कैटेगरी बनानी है वो आपकी होगी पावर नेक्सस की। पावर नेक्सस की यानी कि पाकिस्तान के रिलेशनशिप विद सुपर पावर्स, ठीक है, कि पाकिस्तान के सुपर पावर्स के साथ कौन कौन से रिलेशनशिप। अब सुपर पावर्स में हमारे पास कौन कौन से आते हैं, आपके पास यूएस आता है, आपके पास रशिया आता है, ठीक है, और आपके पास चाइना आता है। चाइना को तो हमने नेबर्स में भी कंसीडर कर लिया, लेकिन हम उसको पावर नेक्सस में भी देखेंगे। यूएस पाकिस्तान, नेक्स्ट हमारे पास हो गया यूएस चाइना, और फिर इसी तरह से हमारे पास हो गया रशिया एंड पाकिस्तान। आपने जो है वो देखना है इनको वेरियस पर्सपेक्टिव से। ट्रेड रिलेशनशिप्स हो गए इनके साथ में, सेंक्शंस वगैरह अगर लग रही हैं वो आपने देखनी है। फॉरेन पॉलिसी में कौन सी चेंजेस आ रही हैं इसको प्लस आपने रिलेट करना है जियो स्ट्रैटेजी, जियो इकोनॉमी, जियो पॉलिटिक्स के साथ, तो आपने हर डोमेन जो है वो इसमें कवर कर लेनी है। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारा फोकस है वो है हमारे करंट जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं उन पे। करंट कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ का मतलब होता है जो आपके करंट इश्यूज़ होते हैं, लाइक वो आपके डोमेस्टिक इश्यूज़ हो सकते हैं, आपके करंट जो है वो नेशनल इश्यूज़ हो सकते हैं, इंटरनेशनल इश्यूज़ हो सकते हैं, किसी भी तरह के जो भी इश्यूज़ हैं वो आपके कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ में आते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी जो है वो एनर्जी क्राइसिस हो गया, आपके वाटर क्राइसिस हो गया, इसी तरह से आपके इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया, आईएमएफ डिलेमा अगर आपका चल रहा है, ठीक है, ट्रेड डेफिसिट आपका, करंट अकाउंट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, टैक्स टू जीडीपी रेशो, इस तरह के सारे जो आपके हैं वो इकोनॉमिक क्राइसिस में आ जाते हैं। फिर आपके सोशल इश्यूज आ जाते हैं जिनमें आपकी एजुकेशन के इश्यूज, ठीक है, हायर एजुकेशन हो गया, ऑनलाइन एजुकेशन हो गया, इसी तरह से सिंगल नेशनल करिकुलम की डिबेट हो गई, ठीक है। फिर आपका जेंडर इश्यूज, जेंडर गैप हो गया, और पॉपुलेशन बल्ज हो गया। जिस तरह से अभी करंट हम देखते हैं तो पॉपुलेशन समिट भी हुआ है, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो है वो हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन इशू पे, यूथ बल्ज पे, या इस तरह का ब्रेन ड्रेन वगैरह पे किसी भी तरह का क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो हमारा जो फोकस होगा वो कंटेम्प्रेरी इश्यूज पे इस तरह से होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सिलेबस को प्रिपेयर करने के लिए आपके पास ऑथेंटिक सोर्सेज कौन कौन सी होनी चाहिए, या आप अपनी जर्नी में किन किन सोर्सेज को कंसल्ट कर सकते हैं, या जो आपको मटेरियल
प्रोवाइड किया जाएगा या जो मेरे नोट्स होंगे आपको दिए जाएंगे वो किन किन सोर्सेज से एक्सट्रैक्ट करके बनाए जाएंगे और किस किस सोर्स को कंसल्ट किया जाएगा। उसमें हम सबसे पहले देखेंगे हमारी जो फाउंडेशनल बुक्स हैं। आपकी फाउंडेशनल बुक्स, आपने बुक्स का ये मतलब नहीं होता कि आपने पूरी बुक उठानी है उसको पढ़ने बैठ जाना है, ठीक है। उस बुक में से सर्टेन पार्ट होता है जो कि आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड होता है या फिर आपने जिस पे फोकस करना होता है। जैसा कि हमारे पास फॉरेन पॉलिसी है, तो फॉरेन पॉलिसी को पढ़ने के लिए हम पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी बाय अब्दुल सत्तार, ठीक है, इनकी बुक को कंसल्ट कर रहे होते हैं। इसी तरह से अगर आपने हिस्ट्री पॉलिटिक्स के बारे में समझना है तो आपने कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बाय हामिद खान, ठीक है, आपने इनकी बुक को पढ़ लेना है। इनकी बुक को पूरा नहीं पढ़ना, अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम फ्रेज कि पूरा नहीं पढ़ना होता आपने उसमें से सिर्फ अपने जो आपको रिक्वायर्ड डाटा, रिक्वायर्ड कंटेंट होता है, आपने सिर्फ वो निकालना होता है। इसी तरह से आपने जो है वो, अगर आप चाहते हैं हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करना, तो आप पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान हार्ड कंट्री बाय एनोथोर लेवाइन जो है वो आप उनकी बुक भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह से अगर हम देखते हैं अपनी प्री पार्टीशन को, प्री पार्टीशन आपने स्किप नहीं करनी। आइदर इट इज़ योर पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, जैसे कि मैंने बताया कि करंट अफेयर्स की बेस जो है वो आपकी पाकिस्तान अफेयर्स बनाती है। तो पाकिस्तान अफेयर्स को आपने जो है वो अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि आपका जो करंट अफेयर्स है वो स्ट्रांग हो जाए। उसके लिए आपने प्री पार्टीशन को मिस नहीं करना। तो आप जो है वो ट्रैक टू पाकिस्तान बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है, या अ कंसाइज हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बाय एम आर काज़मी बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप ये दो बुक्स उसमें कंसल्ट कर सकते हैं, प्लस जो नोट्स डेटा हम यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें वो दोनों बुक्स जो हैं वो आपको कंसीडर करके बताई जाएंगी। नेक्स्ट जो है वो आप वेरियस थिंक टैंक्स एंड पॉलिसी पेपर्स को किस तरह से कंसल्ट कर सकते हैं, कौन कौन से ऑथेंटिक पेपर्स होने चाहिए जो कि आपने अपने पेपर में जाके कोट करनी है। यू कैन कंसल्ट इप्री, इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इस्लामाबाद स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ इंस्टीट्यूट, ठीक है, IRS हो गया। इसी तरह से आप जो है वो इनके जर्नल्स पढ़ सकते हैं, एकेडमिक लेवल आर्टिकल्स होते हैं इनके, यानी कि जो CSS ओरिएंटेड नॉलेज जो होता है वो इन आर्टिकल्स में लिखा हुआ होता है, तो आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। दूसरा जो है वो आपने अगर इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डाटा लेना है, ठीक है, तो उसके लिए आप पाइड, PILDAT और STPI, ठीक है, इनको पढ़ सकते हैं, इनको कंसल्ट कर सकते हैं, इनमें से डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अपडेटेड डाटा इनमें होता है, ठीक है, करंट ईयर्स या करंट मंथ्स की बेस पे, तो आप उसमें से निकाल सकते हैं। देन आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पढ़ने हैं, जैसा कि आपके पास हो गया नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी हो गया। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी NSP को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पढ़नी पड़ेगी। उसी तरह से आपको इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान पढ़ना पड़ेगा, आपके इकोनॉमिक इश्यूज जितने भी हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए, जिसमें आपके डाटा स्टैट्स होते हैं कि आपका फिस्कल डेफिसिट कितना चल रहा है, आपकी GDP की ग्रोथ कितनी चल रही है, आपका LSM कैसे परफॉर्म कर रहा है, आपकी जो लिटरेसी हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, एक्सचेंज रेट हो गया, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। इकोनॉमिक डेटा जितना भी है आपका वो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में कवर हो जाता है। इसी तरह से ISPR प्रेस रिव्यूज़ होते हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं और अपना एनालिसिस स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। नेक्स्ट आपने सर्टेन डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ करने हैं, किस लिए, ताकि आपका एनालिसिस स्ट्रॉन्ग हो, आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, क्योंकि आपने करंट अफेयर्स में चीज़ों को क्रिटिकली लॉजिकली एनालाइज करना होता है। एक इवेंट हुआ, इवेंट को आपने देखना है कि इस इवेंट के रेपरक्यूशंस पाकिस्तान पे क्या हो सकते हैं, ग्लोब पे क्या हो सकते हैं। सो अगर आप अच्छे लोगों को, अच्छे ऑथर्स को, अच्छे जर्नल्स को पढ़ेंगे तो ही आपका एनालिसिस अच्छा होगा, उस लेवल का होगा कि आप पेपर में अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बाकी कैंडिडेट से। सो अच्छा एनालिसिस बिल्ड करने के लिए अच्छी सोर्सेज आपको पढ़नी चाहिए। जैसा कि आपके पास पैराडाइम शिफ्ट है, पैराडाइम शिफ्ट .com.pk, यहाँ पे जो आर्टिकल्स होते हैं वो एकेडमिक टॉन के होते हैं, मोस्टली CSS ओरिएंटेड एस्पायरेंट, CSS ओरिएंटेड जो लोग एसोसिएटेड होते हैं वो इसको लिख रहे होते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा ये हेल्प आउट करते हैं। दूसरा ग्लोबल विलेज स्पेस है, जिसको आप अपने सिलेबस की वेरियस डोमेन्स को कवर करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। देन आपके पास स्पेशलाइज कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स आपके न्यूज़पेपर में भी होते हैं, आपके मैगजीन्स में भी होते हैं।
आप बहुत अच्छे अच्छे ऑथर्स हैं, आप उनको पढ़ें। एम्बेसडर्स हैं जैसा कि जो है वो मलिहा लोधी के आर्टिकल्स बहुत अच्छे होते हैं, फॉरेन पॉलिसी पे बहुत अच्छा लिखती हैं वो, ठीक है। तो आप उनको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, उनका एनालिसिस जो है वो अपने जो थिंकिंग है उसके साथ कंबाइन करके आप अपना एक स्ट्रॉन्ग एनालिसिस बिल्ड कर सकते हैं। इसी तरह से मुनीर अकरम साहब के जो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं आप उनको भी कंसल्ट कर सकते हैं। देन आपने इंटरनेशनल न्यूज़ को देखना है कि एक तो आपका इमेज है, एक हमारा नेशनल इमेज है किसी भी इशू को देख के, दुनिया इस चीज़ के बारे में कैसे सोचती है, दुनिया इस इशू को किस तरह से परसीव करती है, ठीक है। तो वो आपको चीज़ मिलेगी इंटरनेशनल न्यूज़ से कि इंटरनेशनल ग्लोबल मीडिया उस इवेंट को किस तरह से परसीव कर रहा है, मेजर ग्लोबल लीडर्स उनके उस इशू के बारे में क्या व्यूज़ हैं, उनकी क्या थिंकिंग्स हैं। सो उसके लिए आप अल जज़ीरा को देख सकते हैं, बीबीसी को देख सकते हैं, या फिर आप वोक्स को देख सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको नोट्स में प्रोवाइड भी की जाएंगी। अब आपकी एडवांस प्रिपरेशन मेथडोलॉजी क्या होनी चाहिए, ठीक है। इस सब्जेक्ट को लेके आपने प्रिपरेशन अपनी किस तरह से करनी है। आपको 3 स्टेप एनालिसिस करना है किसी भी टॉपिक को प्रिपेयर करने से पहले। उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपने करनी है, या 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला आपका जो स्टेप है कि आपने किसी भी इवेंट का बैकग्राउंड प्रिपेयर करना है। बैकग्राउंड इन अ सेंस कि आप उसकी एक टाइमलाइन प्रिपेयर करें। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अभी जो करंट इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई, ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है, ठीक है। लेकिन आपने इसका बैकग्राउंड प्रिपेयर करना है, थॉरोली प्रिपेयर करना है, ताकि आपकी फाउंडेशन अच्छी हो, ताकि आपको करंट जो इवेंट हुआ है या जो करंट वॉर हुई है उसकी पुरानी डायनेमिक स्टार्ट समझ में आ जाए कि स्टार्ट से इशू कैसे कैसे था, कैसे कैसे हमारे रिलेशनशिप इंडिया के साथ ख़राब हुए, और अब जो वॉर हुई है तो उसके अगर हम पीछे लिंक करें तो हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस कौन कौन से थे, कि पास से जो इशू चलता हुआ आ रहा है कहाँ कहाँ पे लूप होल्स हमारे रह गए थे जिनको हम एड्रेस नहीं कर पाए, तो फ्यूचर में भी वॉर के जो इट इज़ गिवन एन इम्पीटस टू द फ्यूचर वॉर्स, तो वो कौन कौन से इवेंट्स हैं, ठीक है। तो आपने उसकी प्रॉपर टाइमलाइन प्रिपेयर कर लेनी है जो कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव होता है। देन जो नेक्स्ट चीज़ है वो आपने उसकी करंट अपडेट प्रिपेयर करनी है। करंट अपडेट कौन सी, यही जो अभी वॉर हुई इंडिया पाकिस्तान की, ठीक है। हम जो रेफरेंस एक टॉपिक का ले रहे हैं वो इंडिया पाकिस्तान के जो करंट वॉर हुई हम उसको लेके चल रहे हैं। देन आपने अपना एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव प्रिपेयर करना है कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग क्या कहती है। अच्छा, अब इसमें यह है कि आपका इस लेवल पे हम एज अ स्टूडेंट्स, ठीक है, हमारा क्रिटिकल एनालिसिस नहीं होता, अगर होता भी है तो वो इतना स्ट्रांग नहीं होता। आपने अपना क्रिटिकल एनालिसिस किस तरह से बिल्ड करना है, अच्छे ऑथर्स को, अच्छे लोगों को, अच्छे जो कॉलमनर्स हैं उनको पढ़ के, ठीक है, आपने वहाँ से अपना एनालिसिस बिल्ड करना है कि फ्ला बंदा या फ्ला जो पर्सनालिटी है वो इस चीज़ के बारे में क्या कहती है। आइदर उसका जो एनालिसिस है वो आपके एनालिसिस से ओवरलैप करता है तो आप उसको अपना एनालिसिस बना लें, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपने जो है वो क्रिटिकली उस चीज़ को एनालाइज करना है और उस चीज़ को परसीव करना है। देन हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है, ठीक है। यू आर गोइंग टू बी अ ब्यूरोक्रेट, ठीक है। तो आपने प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, आपने प्रॉब्लम्स को देखना है, प्रॉब्लम्स को एनालाइज करना है, प्रॉब्लम्स के लिए सजेशंस देने हैं। आपने किसी भी तरह का कोई भी इशू है उसके सॉल्यूशंस प्रिपेयर करने हैं, सॉल्यूशंस अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, यूनिक सॉल्यूशंस प्रिपेयर करने हैं, ठीक है, जो कि डिफरेंट हो। नेक्स्ट जो आपकी प्रिपरेशन मेथडोलॉजी होनी चाहिए वो आपने मल्टी लेयर्ड अप्रोच को लेके चलना, ठीक है। जैसा कि आपने किसी भी इशू को, किसी भी इवेंट को मजीद 3 और लेवल्स हैं, ठीक है, उस हवाले से कैटेगराइज करके आपने देखना है। आप देखें पाकिस्तान उस इशू को कैसे परसीव करता है। इजराइल पैलेस्टाइन की एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है, कि पाकिस्तान ने इस इशू को कैसे परसीव किया, रीजन ने इस इशू को कैसे परसीव किया। अब रीजन कौन सा आ जाएगा इसमें, इजराइल पैलेस्टाइन में आपका मिडिल ईस्ट वाला रीजन हो गया और आपका साउथ एशिया हो गया, क्योंकि हम साउथ एशिया में हैं पाकिस्तान, ठीक है, और मिडिल ईस्ट हो गया। रीजन ने कैसे परसीव किया प्लस वर्ल्ड ने कैसे परसीव किया। अब वर्ल्ड में कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, आपकी मेजर पावर्स, यूएस ने कैसे परसीव किया, यूरोप ने कैसे परसीव किया, ठीक है, अफ्रीका ने केस जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में प्रेजेंट किया, तो अफ्रीका ने किस तरह से जो इशू है उसको परसीव किया। तो ये सारी आपकी चीज़ें इस तरह से आ जाएंगी। देन जो नेक्स्ट चीज़ आपने करनी है वो आपकी है कंपैरेटिव एनालिसिस। आपका डेटा, आपका कंटेंट उस वक्त तक स्ट्रांग नहीं होता जब तक आप उसमें अपने कंपैरेटिव एनालिसिस या चीज़ों को कंपेयर करके नहीं बताते, ठीक है। फॉर एग्जांपल
पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम है, पाकिस्तान का लिटरेसी रेट XYZ% है, ठीक है। सिंगापुर का लिटरेसी रेट जो परसेंटेज है वो कितनी है, हम दोनों को कंपेयर करके बताएं कि सिंगापुर एक डेवलप्ड नेशन है, ठीक है, उन्होंने फला डोमेन पे काम किया, उनका लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। पाकिस्तान डेवलपिंग कंट्री है, पाकिस्तान में फला लूप होल्स हैं, तो हमारा उस वजह से लिटरेसी रेट जो है वो कम रह गया, ठीक है। तो आपने कंपैरेटिव एनालिसिस करना है, आपने जो अपने पाकिस्तान का बाकी स्टेट के साथ कंपैरिजन करना है, ठीक है। इस तरह से आपने चीज़ों को कंपेयर करके आपने प्रिपेयर करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो डिबेटेबल चीज़ है या जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डोमेन है डिस्कस करने की, वो हमारे पास है कि आपकी नोट्स मेकिंग स्ट्रैटेजी जो है वो किस तरह से होनी चाहिए, और जो आपने नॉलेज इकट्ठा किया है उसको किस तरह से गैदर करना है, कंपाइल करना है, ठीक है। सो करंट अफेयर्स के लिए प्रेफर किया जाता है कि जो आपके नोट्स हैं वो डिजिटल सॉफ्ट फॉर्म में नोट्स हों, आप हार्ड फॉर्म में भी बना सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। अगर आप हार्ड फॉर्म में बना रहे हैं तो आप उसको रिटन फॉर्म में अपडेट करते रहेंगे पूरा साल। फॉर एग्जांपल इसराइल पैलेस्टाइन पे आपने काम करके रख लिया, लेकिन पूरा साल उसमें कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स होती रही हैं, तो आप अपने पेन पेंसिल से जो है उसमें चीज़ें ऐड करते रहेंगे। सॉफ्ट फॉर्म में आपने नोट्स बनाए हैं तो एक दफ़ा सॉफ्ट फॉर्म में अपने पास जो है वो बना के रख लें, प्लस उसमें आप डाटा कॉपी पेस्ट करके आप उसको एडिट करते रहें, ठीक है। सो प्रेफर्ड तरीका जो है वो यही है कि आप अपने डिजिटल नोट्स बना लें, ठीक है। इंस्टेंट अपडेट जो है वो आप उसकी फ़ौरन से अपडेट करते रहेंगे। दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आप रजिस्टर या बाइंडर सिस्टम, यानी कि रजिस्टर पे अपने नोट्स बना लें, या इससे भी आसान चीज़ जो है वो ये हो सकती है कि आप अपने वाइट पेजेस लें, वाइट पेजेस की फ्रंट बैक साइड पे आप अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें, ठीक है। इट्स अप टू यू, आपके फॉन्ट साइज पे डिपेंड करता है कि आपका एक टॉपिक के जो नोट्स हैं वो कितने पेजेस पे जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपने एक्सटेंसिव नोट्स नहीं बनाने, क्योंकि आपने ये भी देखना है कि पेपर वाली रात को बैठ के आपके पास लिमिटेड आवर्स होते हैं, तो आपने उसमें रिवाइज किस तरह से करना है। सो अगर तो आप डिटेल्ड बना रहे हैं तो अभी डिटेल्ड नोट्स बना लें, बाद में जाके जो है वो पेपर से कुछ अर्सा पहले आप उनको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर लें। सो इट्स अप टू यू, ठीक है, एक्सक्लूसिवली योर चॉइस कि आपने नोट्स किस तरह से बनाने हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू अ स्ट्रैटेजी कि आप किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। सो आपने नोट्स बनाते हुए फोकस जिस चीज पे रखना है वो आपकी ओपिनियंस हैं, ठीक है। ओपिनियन जो अच्छे लोगों की रीडिंग से आपने निकाले हैं, ठीक है। आपने फैक्ट्स को इकट्ठा नहीं करते जाना, रॉ फैक्ट्स को, इधर उधर की बातें आपने इकट्ठी नहीं करनी अपने नोट्स में। ऑथेंटिक सोर्सेज, ऑथेंटिक जगह, जो भी मैंने आपको पीछे सारी सोर्सेज बताएंगे वहां से अपना ऑथेंटिक डाटा उठाना है और वो आपने अपने नोट्स में ऐड करना है, ठीक है। नोट्स बनाने का तरीका वही है कि आपने हिस्ट्री से स्टार्ट करना है, टाइमलाइन, हिस्ट्री, करंट अपडेट्स, देन उसके एनालिसिस आपका, देन उसके सॉल्यूशंस, और देन उसको दुनिया कैसे परसीव करिए, पाकिस्तान कैसे परसीव करिए, वर्ल्ड कैसे परसीव करिए, ठीक है। ये उसकी डोमेन है किसी भी टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे यही क्वेश्चन रेज करते हैं कि हमें ये नहीं समझ आता कि एक टॉपिक को कितनी डोमेन्स में, कितनी डेप्थ में कवर किया जाए। सो वो मैंने क्लियर कर दिया है कि आपको उस इवेंट की हिस्ट्री, टाइमलाइन पता हो, करंट अपडेट्स पता हो, उसके इम्पैक्ट्स पता होने चाहिए, ठीक है, और उस पर क्रिटिकल एनालिसिस आपका पता होना चाहिए, सॉल्यूशंस पता होने चाहिए। फिर आप ये देखें कि दुनिया पे क्या इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं, उसके रीजन पे क्या इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं, पाकिस्तान पे क्या पड़ रहे हैं, पाकिस्तान कौन कौन से स्टेप्स ले सकता है, ठीक है। ये आप लोगों ने इस तरह से प्रिपेयर कर लिया। सिर्फ यही डोमेन्स हैं जो कि आपने प्रिपेयर करनी है, इधर उधर आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करना। सो रेदर देन कवरिंग द डेप्थ ऑफ योर नॉलेज, ठीक है, सिलेबस की डेप्थ कवर करने से ज़्यादा बेहतर जो प्रेफरेबल तरीका होता है वो ये होता है कि आपने उसकी वर्थ को कवर करना होता है। नेक्स्ट जो है वो आपने एट द एंड, जब आपकी तैयारी कंप्लीट हो गई है, पेपर्स करीब हैं, आपने रेलिवेंसी फिल्टर लगाना है अपने नोट्स पे। आपके नोट्स में जो इररेलेवेंट डाटा है वो आपने उसको निकालते जाना है, ठीक है। पूरे साल में आप जब चीज़ें पढ़ रहे होंगे तो आपको लगेगा ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैं इन सबको अपने नोट्स में ऐड कर लेता हूँ। लेकिन जब आप साल के एंड पे पहुंचेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये इवेंट लेस इंपॉर्टेंट था, ठीक है, ये इवेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये पेपर में आ सकता है। जो लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे आप उन पे फिल्टर लगा देंगे, उनको शॉर्ट कर लेंगे या फिर उनको एक्सक्लूड कर देंगे अपने में से, ठीक है। सो इट्स अप टू यू कि आप उसको किस तरह से लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पेपर अटेम्प्ट किस तरह से करना है कि आपके 60 जो हमने एक बेंचमार्क थ्रेशोल्ड रखा हुआ था ना कि आपने 60 मार्क्स उसमें लेनी है, बट आप मैक्सिमम मार्क्स किस तरह से ले सकते हैं। 80+ मार्क्स स्ट्रेटजी इस वजह से लिखा है क्योंकि 80+ मार्क्स आते हैं। सो आप लोगों ने किस तरह से 80+ मार्क्स लेने हैं या 60+ मार्क्स लेने हैं फॉर योर डिजायर्ड एलोकेशन।
हर क्वेश्चन में सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना होता है। इंट्रोडक्शन सॉर्ट ऑफ समरी होती है, ठीक है। इट मस्ट बी 75% ऑफ योर फर्स्ट पेज। आपने जो फर्स्ट पेज अपना है आपका, उस पर आपने क्वेश्चन देखना है। अगर आप पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना चाहते तो आपने उस पर क्वेश्चन की जो फ्रेज है वो निकाल के उसका हेडर देना है, देन आपने इंट्रोडक्शन लिखना है। इट शुड बी 75% ऑफ योर फर्स्ट पेज। क्वेश्चन जो होता है वो आपकी एग्जीक्यूटिव समरी होती है। एग्जेक्टिव समरी का क्या मतलब है? अगर उसने क्वेश्चन में आपसे 3-4 चीज़ें पूछी हैं, फॉर एग्जांपल उसने पूछा है पॉपुलेशन का इशू पूछा, उसने वर्ल्ड डायनामिक्स पूछी कि दुनिया में आबादी कितनी है, फिर उसने पाकिस्तान का पूछा, फिर उसने पूछा कि कॉजेज क्या हैं, इम्पैक्ट्स क्या हैं और सॉल्यूशंस क्या हैं। सो इंट्रोडक्शन आपके क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन होता है, ना कि आपके टॉपिक का इंट्रोडक्शन, ठीक है। क्वेश्चन में उसने अब 3 से 4 चीज़ें पूछी, डायनामिक्स पूछे उसने, वर्ल्ड पॉपुलेशन, कॉजेज, इम्पैक्ट और सॉल्यूशंस पूछे, ठीक है। तो आपकी इंट्रोडक्शन में इन्हीं 4 चीज़ों के जो 2 या 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, 2 कॉजेज, 2 इम्पैक्ट्स, 2 सॉल्यूशंस, आप ये इंट्रोडक्शन में लिखते हैं आपके, ठीक है। कि आपने उसको क्वेश्चन में जाके कौन कौन सी चीज़ें बतानी हैं वो आपके इंट्रोडक्शन में मौजूद होनी चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे जेनेरिक इंट्रोडक्शन लिखते हैं, वो क्वेश्चन बेस्ड नहीं होता कि उन्होंने क्वेश्चन में जाके कौन कौन सी बातें डिस्कस करनी है, वो उसके अलावा कुछ और ही लिखते हैं। सो ये एक गलत अप्रोच होती है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन में जो जो बातें बतानी है वो आपने जाके उसको इंट्रोडक्शन में बता देनी है। कि मैं आपको इंट्रोडक्शन में 2 कॉजेज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो मैंने 4 कॉजेज आपको पेपर में बतानी है आगे जाके, लेकिन मैं आपको 2 इंट्रोडक्शन में लिख के दे रही हूँ कि मेरी 2 इस तरह की कॉजेज होंगी, 2 इस तरह के इम्पैक्ट्स होंगे, 2 इस तरह के सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। फिर आपने अपने इंट्रोडक्शन में किसी भी तरह की कोई भी डायग्राम नहीं बनानी। डायग्राम बनानी है, मैप बनाना या कुछ भी बनाना है तो उसके लिए अलग से आप मेन हेडर दोगे, ठीक है, उसके अंदर आप जाके बनाएंगे। इंट्रोडक्शन के अंदर कोई डायग्राम नहीं होती है, ठीक है। इंट्रोडक्शन को आई कैचिंग बनाने के लिए आप हुक लाइन्स ऐड कर सकते हैं उसमें, बल्कि आपको करनी चाहिए, ठीक है। पॉपुलेशन पे आपका आ गया है कोई भी टॉपिक करंट अफेयर्स का, आप उसको लिखें कि पॉपुलेशन बॉम्ब में पॉल एर्लिश, ठीक है, अपनी बुक में पॉपुलेशन बॉम्ब जो नेम है उसमें कहते हैं कि पॉपुलेशन के ये इश्यूज हैं, ये डायनामिक्स हैं, ठीक है। तो आप इसको अपनी हुक लाइन बना के यूज़ कर सकते हैं। क्लाइमेट पे आपका टॉपिक आ गया है या क्लाइमेट पे आपका कोई उसने पूछा हुआ है तो आप बराक ओबामा की कोटेशन से स्टार्ट कर लें कि वी आर फर्स्ट जनरेशन टू फील द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड लास्ट जनरेशन दैट कैन डू समथिंग अबाउट इट। सो इस तरह से अपनी इंट्रोडक्शन को आई कैचिंग बनाएं, आई कैचिंग लाइन्स उसमें ऐड कर लें, हुक लाइन्स ऐड करें, देन आप उसको अपने क्वेश्चंस के साथ रिलेट करके एक्सपैंड करना स्टार्ट कर दें। नेक्स्ट जो है वो आपके क्वेश्चंस में डिफरेंट हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स होनी चाहिए। अब इसके लिए आपने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ मार्कर्स यूज करने हैं। लाइक मेन हेडर आप अगर ब्लू मार्कर से दे रहे हैं तो सब हेडर्स आप ब्लैक मार्कर से दें, ठीक है। अब पैराग्राफ के अंदर आपने कोई और डिटेल ऐड करनी है तो आप किसी और पॉइंटर से दे लें, ठीक है। आप पॉइंटर, जेल पेन, ब्लू बॉल पॉइंट्स जो होते हैं, ब्लैक बॉल पॉइंट्स होते हैं, आप डिफरेंट मार्कर्स को, डिफरेंट पेन्स को यूज कर सकते हैं। नो कलर्ड वन, ब्लैक एंड ब्लू, ठीक है। ब्लैक एंड ब्लू के शेड्स होते हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं। सो आपका फोकस होना चाहिए कि आपने पर क्वेश्चन 12 to 15 हेडिंग्स देनी है, ठीक है। 12 to 15 हेडिंग्स देंगे तभी जाके वो आपका 8 to 10 साइड्स पे क्वेश्चन का जो आंसर है वो पहुंच रहा होगा, ठीक है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हेडर्स देने हैं आपने, ठीक है। 1 वर्ड हेडर्स नहीं देने, वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं समझे जाते। जितनी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हेडिंग्स होंगी उतनी एग्जामिनर को कम एफर्ट पुट करनी पड़ेगी आपके उस पैराग्राफ को पढ़ने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस ऑफ द यूएस चाइना ट्रेड वॉर ऑन पाकिस्तान, ठीक है, ये आपका सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हेडर है। रेदर देन राइटिंग इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन, आप उसको बताएं ना भाई किस चीज़ के इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस किस चीज़ पे, ठीक है। सो आपने इस तरह की जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी जो हेडर्स हैं वो आप लोगों ने ऐड करने हैं। देन अपने क्वेश्चंस को आपने सपोर्ट करना है विद विजुअल एड्स, ठीक है। हाई स्कोरिंग पेपर 60+ 80+ वही पेपर होता है जिसमें एग्जामिनर्स को डिफरेंट विजुअल्स मिल रहे होते हैं। अब विजुअल्स में आपके मैप्स आ जाते हैं, ठीक है, आपके फ्लो चार्ट्स आ जाते हैं और आपकी डिफरेंट डायग्राम्स आ जाती हैं। किस तरह से? फॉर एग्जांपल, आपका क्वेश्चन आया है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बताएं, आप इंडिया के साथ बताएं, या चेंजिंग ग्लोबल डायनामिक्स बताएं आप साउथ एशिया के रीजन में, न्यूक्लियराइजेशन बताएं साउथ एशिया में, ठीक है। लेट्स सपोज हम यही देख लेते हैं कि आपका क्वेश्चन आया हुआ है कि न्यूक्लियराइजेशन इन साउथ एशिया, ठीक है, तो आप इसको बताएं। अब आपको अच्छे मार्क्स तब मिलेंगे जब आप पूरे साउथ एशिया का मैप बनाएं। साउथ एशिया में कौन सी न्यूक्लियर पावर्स हैं? फॉर एग्जांपल हम इसको कंसीडर कर लेते हैं इंडिया,
एंड पाकिस्तान कर लेते हैं, ठीक है। आप इंडिया एंड पाकिस्तान, साउथ एशिया को आपने पूरा बनाया, न्यूक्लियर पावर जो है उनको हाईलाइट कर दें आप अपने लाइक इस तरह से आपने पाकिस्तान का मैप बनाया और उसको इस तरह से आपने रीजन को हाईलाइट कर दिया। इसी तरह से आपने इंडिया को ये आपने कह दिया कि ये 2 न्यूक्लियर पावर्स हैं, अब इसके इतने न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं, ठीक है, XYZ न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं, इंडिया के इतने XYZ न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं। अब आपने साउथ एशिया का पूरा मैप बनाया, उसमें रीजन्स को हाईलाइट किया, प्लस आपने बता दिया कि फ्लां फ्लां स्टेट के इतने न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके क्वेश्चन में 6 से 7 नंबर का इजाफा इस मैप की वजह से हो गया, ठीक है। इसी तरह से आपने फ्लो चार्ट्स बनाने हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने आपसे पूछा है कि इकोनॉमिक इश्यूज बताएं पाकिस्तान के, हम इसको यहाँ पे लिखते हैं इकोनॉमिक इश्यूज बताएं, ठीक है। तो आप पहले उसका फ्लो चार्ट बना दें। इकोनॉमिक इश्यूज हमारे क्या हैं, आपका फिस्कल डेफिसिट चल रहा है, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट चल रहा है, आपका ट्रेड डेफिसिट चल रहा है, आपकी लो टैक्स टू GDP रेशो चल रही है, ठीक है। आपकी जो कह लें कि इन्फ्लेशन है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप इसका एक फ्लो चार्ट बना लें, फिर आप उसको आगे एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दें। प्लस अदर डायग्राम्स बना सकते हैं। अदर डायग्राम्स किस तरह से, आप इस तरह से हिस्टोग्राम्स बना सकते हैं, ठीक है। आप बता दें इसी तरह का हिस्टोग्राम बनाएं और आप बताएं कि वाटर की अवेलेबिलिटी 1950s में जो है वो 5260 फॉर एग्जांपल, ठीक है, इट्स नॉट एग्जैक्ट स्टार्ट, हम एक रफ एस्टिमेट लिख रहे हैं कि क्यूबिक मीटर थी, फिर आपके पास जो है वो 1000 रह गई, ठीक है, फिर आपके पास 860 फॉर एग्जाम्पल 860 क्यूबिक मीटर रह गई, ठीक है। इस तरह से आप उसको डिफरेंट जो है वो डायग्राम्स बना के दें, फिर आप उसको पाई चार्ट्स बना के दे सकते हैं। आप कहें कि ये हमारी इंपोर्ट्स सॉरी ये हमारी एक्सपोर्ट्स हैं और ये हमारी इंपोर्ट्स हैं, ठीक है, हमारी एक्सपोर्ट्स कम है, इंपोर्ट्स हमारी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपने इसको डिफरेंट विजुअल्स बना के देने हैं। नेक्स्ट जो है वो आपने अपनी पेपर अटेम्प्टेशन में, जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं आपने लीफ रूल अप्लाई करना है, यानी कि आपने 3.5 लीफ या फिर 4 लीव्स, ठीक है। 4 लीफ का मतलब है 7 पेजेस पर क्वेश्चन। आप इस चीज़ को देख लें, अगर वो आपको समझ में नहीं आता तो आपने 7 to 8 पेजेस पर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं फॉर योर 12 मार्क्स, ठीक है, जिसमें आपकी डायग्राम्स होंगी, जिसमें आपके मैप्स होंगे, फ्लो चार्ट्स होंगे, ईच एंड एवरीथिंग होगी, ठीक है। प्लस आपने अपने आंसर्स की जो लेंथ है वो प्रोपोर्शनेट रखनी है। ऐसा नहीं हो कि पहला जो क्वेश्चन है आपका वो 7 to 8 साइड्स का हो और लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपका कंप्रोमाइज हो जाए और वो आपको 3 से 4 साइड्स पे हो। सो इट क्रिएट्स अ वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन एग्जामिनर कि इस बच्चे से जो है वो टाइम मैनेजमेंट ही नहीं हो रही, तो आगे जाके इसने जो है वो किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना है। सो इट रेजेज अ क्वेश्चन ऑन योर डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो गया, ठीक है। सो आपने डिसप्रोपोर्शनेट आंसर लेंथ नहीं रखनी, इक्वल पेजेस हो, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका 7 साइड्स का है तो लास्ट क्वेश्चन भी कोशिश करें 7 साइड्स का हो, 6 साइड्स हो सकती हैं, 7 साइड्स पे हो, ठीक है। आपने प्रोपोर्शनेट वे से लेके चलना है। प्लस अपने क्वेश्चन में आपने टेक्निकल डाटा ऐड करना है, ठीक है। आप ग्लोबल रैंकिंग्स ऐड करें कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पाकिस्तान की रैंकिंग ये है, ठीक है। करंट आपको रैंकिंग्स याद होनी चाहिए। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में पाकिस्तान की रैंकिंग याद होनी चाहिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पाकिस्तान की रैंकिंग, जैसा कि अब भी हमारे पास थी 108 आउट ऑफ 191 कंट्रीज, ठीक है, तो आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का भी पता होना चाहिए। इसी तरह से आपको लीगल आर्टिकल्स भी याद होने चाहिए, प्लस कोट करने चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस ने कश्मीर इशू पे कौन कौन सी रेजोल्यूशंस पास की, इंडस वाटर ट्रीटी को रिवोक किया जाना या सस्पेंड किया जाना जो है वो किस आर्टिकल की वायलेशन है, ठीक है। आर्टिकल 370 35A जो इंडिया ने कश्मीर के हवाले से रिवोक किया तो उसकी क्या क्या सर्टेन प्रोविजंस थी, ठीक है। तो ये वाली सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपके फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल कौन सा है, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच कौन सा आर्टिकल देता है, आपको राइट टू फ्री ट्रायल कौन सा आर्टिकल देता है। पूरे आर्टिकल नहीं लेकिन जो इंपॉर्टेंट वंस हैं वो आपको पता होने चाहिए। इसी तरह से SDGs पता होने चाहिए, MDGs पता होने चाहिए कि SDGs का कौन सा गोल किस बारे में बात करता है, ठीक है। सो एट द एंड जो है वो आपने कंक्लूजन लिखना है अपने क्वेश्चन के आंसर में, ठीक है। कंक्लूजन जो है वो आपका हाफ अ पेज होता है। हाफ अ पेज का मतलब है 50% ऑफ योर पेज। इंट्रोडक्शन हमने देखा 75% इंट्रोडक्शन और 50% ऑफ योर पेज जो है वो आपका कंक्लूजन होता है। ये रैशनल और ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। आपने कभी भी एंटाई स्टेट
पर्सपेक्टिव शो नहीं करना, ठीक है। क्रिटिकल एनालिसिस करना है, बट क्रिटिकल एनालिसिस आपका प्रोडक्टिव एनालिसिस होना चाहिए, पॉजिटिव एनालिसिस होना चाहिए, ठीक है, प्रोग्रेसिव नेचर का होना चाहिए। आपने उसको एंटायर स्टेट या फिर आपने किसी भी तरह के कोई भी बाइसेस उसको शो नहीं कराने, ठीक है। प्लस इंट्रोडक्शन कंक्लूजन में आपने किसी भी तरह का कोई भी न्यू पॉइंट ऐड नहीं करना। सो इस तरह से अगर आप अपना एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आप उसमें 60+ 80+ जो है वो मार्क्स अपने सब्जेक्ट में आप उसको ले सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ अब हम ये देखते हैं कि आप करंट अफेयर्स में, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉमन इशू होता है, अब इसराइल पैलेस्टाइन का इशू करंट अफेयर्स में भी आता है, पाकिस्तान अफेयर्स में भी आता है, ठीक है। सो डिफ्रेंशिएट किस तरह से करना है इन दोनों पेपर्स में, ठीक है। तो उसमें सिर्फ एक मेन हेडर होता है जिसका डिफरेंस होता है दोनों पेपर्स में। अगर हम देखें तो अगर पाकिस्तान अफेयर्स को अगर हम कंसीडर करते हैं तो पाकिस्तान अफेयर्स में हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट या टाइमलाइन मैंडेटरी होती है। कीप इन माइंड द वर्ड जो कि मैंने यहाँ पे इंसर्कल किया है, मैंडेटरी, कि आपसे उसने कोई भी इशू पूछा है, ठीक है, उसमें हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जो है वो मैंडेटरी होता है। इंट्रोडक्शन के बाद जो आपका नेक्स्ट हेडर होता है वो होता है अ हिस्टोरिकल ओवरव्यू या जो हिस्टोरिकल टाइमलाइन ऑफ XYZ इशू, ठीक है, उसमें आपने उसको लाजमी देना होता है। बट जो करंट अफेयर्स होता है उसमें आप उसको नहीं दे रहे होते, ठीक है। अगर देना भी पड़ता है तो आप उसके लिए वर्ड यूज करते हैं अ ब्रीफ ओवरव्यू का, ठीक है, जिसमें आपने बहुत ज़्यादा हिस्ट्री पे फोकस नहीं करना होता। अगर कोई नेचर ऑफ टॉपिक इस तरह का आ गया तो आप उसको जल्दी जल्दी से वाइंड अप करते हो, बट पाकिस्तान अफेयर्स में आप उसको डिटेल्ड डिस्कस करते हो। फॉर एग्जाम्पल कश्मीर वाला टॉपिक आता है, आपका इंडो पाकिस्तान रिलेशनशिप आता है, तो आपने ट्रीटी ऑफ अमृतसर फॉर कश्मीर को बताना पड़ता है, ठीक है, ऑल्दो ये बहुत पुरानी है, ठीक है, तो आपको ये बताना पड़ेगा क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल मेन इवेंट है जिसकी वजह से, या जो मैंडेटरी है आपके इस पाकिस्तान अफेयर्स के क्वेश्चन में, ठीक है। इसी तरह से ये बेसिक डिफरेंस हो गया करंट अफेयर्स में और पाकिस्तान अफेयर्स में, कि पाकिस्तान अफेयर्स में आपने हिस्टोरिकल ओवरव्यू लाजमी देना है, करंट अफेयर्स में आप उसको नहीं दे रहे होते। अगर देना भी है तो आप ब्रीफ ओवरव्यू का हेडर यूज करोगे रादर देन हिस्टोरिकल ओवरव्यू, ठीक है। आपने दोनों पेपर्स में जो चीज़ें कोट करनी है, अब करंट अफेयर्स में आपको चाहिए कि आप इंटरनेशनल ऑथर्स को कोट करें, जैसा कि जॉन पर्किंस, स्मोगलो, ठीक है। आपने करंट अफेयर्स में इंटरनेशनल ऑथर्स को कोट करना है। पाकिस्तान अफेयर्स में पाकिस्तान के जो ऑथर्स हैं आप उनको भी कोट कर सकते हैं, इट्स नॉट अ कंपल्शन है, ठीक है। बट पाकिस्तान अफेयर्स में प्रेफर किया जाता है कि ये पाकिस्तान सेंट्रिक पेपर है, ठीक है। तो इसमें आपने जो पाकिस्तानी ऑथर्स हैं उनको ज़्यादा रेशो से कोट करना है। फॉर एग्जांपल अच्छे ऑथर्स, ठीक है, कंट्रोवर्शियल नहीं, जो आपके एंटायर स्टेट ना हो, ठीक है, जिनके स्टेट सेंट्रिक व्यूज़ हो, जैसा कि अकबर जैदी, ठीक है, कैसर बंगाली एंड हसन अस्करी रिजवी, जो है इस तरह के आप ऑथर्स को कोट कर सकते हैं। एट द एंड जो है, अगर मैं इस पूरी इसको समराइज करती हूँ तो जो हमारी पूरी डिस्कशन थी वो यहाँ पे एंड होती है कि जो करंट अफेयर्स का आपका सिलेबस होता है उसको हमने 2 सेक्शंस में डिवाइड किया। सिलेबस सेंट्रिक हमने किस तरह से तैयारी की उसकी, और फिर हमने उसको देखा कि हमने उसकी करंट अपडेट्स किस तरह से करते जानी है। करंट अफेयर्स की बेसिस जो है वो आपकी पाकिस्तान अफेयर्स बनाती है। आपने इन दोनों सब्जेक्ट्स को इकट्ठे लेके चलना है, दोनों को इकट्ठे प्रिपेयर करना है। तो अगर हम इस अपने मॉड्यूल को देखते हैं तो 2027 में जो स्टूडेंट्स अपेयर होने वाले हैं उनको पिछले जो 1 साल है, क्योंकि करंट अफेयर्स हम मोस्टली 1 साल के कवर कर रहे होते हैं, तो वो सारे टॉपिक्स मॉड्यूल में मिलेंगे, प्लस जो भी 2027 तक जितने भी इवेंट्स होते रहेंगे या जो अपडेट्स आती रहेंगी वो भी नोट्स में हम ऐड कर देंगे। थैंक यू सो मच।